हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बिग बूस्टर ऐप पर एसके झा सर का जो BSPHCL बिहार का बिजली विभाग के ग्रेड 3 एग्जाम के लिए जो सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ऑनलाइन सेट जो करवाया जा रहा है, उसी का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसका 61 सेट नंबर 65 है। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे तो पूरे 100 सेट हम करवा देंगे। जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर ये सीरीज मेरा अच्छा लगे तो मैं जरूर पूरा करवा दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रेड को करवाऊंगा। लेकिन आपका जो इधर 50 क्वेश्चन है उसका सिर्फ MCQ के साथ करवाते चलूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए Y2 के कंप्यूटर से ही संबंधित है। देखिए गठिया रोग यूरिक एसिड से यूरिक एसिड बढ़ता है तो गठिया रोग होता है, दर्द होता है ज्वाइंट में। और ध्वनि डेसिबल का मात्रक जो है ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल होता है। और परम 10,000 जो है पृथ्वी से, पृथ्वी की मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल नहीं है, ये परम 10,000 जो है ये भी आपका अनुमान लगाने के लिए एक कंप्यूटर का ही पार्ट्स है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, जबकि उस सेट में आंसर दिया हुआ है सी जो कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक होते हैं कौन कौन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम उपयोगिता। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम उपयोगिता। करा कंट्रोल प्लस एस्केप बटन से आप क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस्केप से स्टार्ट मेनू दिखाता है। कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या है, स्टार्ट मेनू दिखाता है। करा कि आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट यादी किसमें स्टोर होती है। यूनिट कमांड्स और डेट यादी स्टोर होती है बीन डायरेक्टरी में। किसमें, बीन डायरेक्टरी में। किसमें, बीन डायरेक्टरी में। आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट यादी बीन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिया को किसने बनाया था। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिया को किसने बनाया था, बॉन न्यूमैन ने। बॉन न्यूमैन ने पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिया को बनाया था, बॉन न्यूमैन ने। और बॉन न्यूमैन को फादर ऑफ आधुनिक कंप्यूटर का भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक कंप्यूटर की मृत्यु सामान्य तौर से मृत्यु नहीं होगा, स्मृति होगा। क्या होगा, स्मृति। सामान्य तौर पर समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितने का बना होता है, तो एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट क्या होता है, 8 बीट। एक बाइट इक्वल टू 8 की बीट, ठीक है। द्विधारी अंक 8 बीट का बना होता है, ठीक है, एक बाइट। कह रहा है कि सम इतना B1 और सेमीकोलन B8 एक उदाहरण है किसका, तो ये आपका फॉर्मूला फंक्शन किसका उदाहरण है, तो ये जब हम बात करेंगे तो ये आपका फंक्शन का उदाहरण है, फंक्शन का। लेकिन एक्चुअल में सम जो होता है, सम फाइंड आउट करने के लिए, एड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और ये फंक्शन में एक फार्मूला लगता है, क्या लगता है, फार्मूला लगता है, ठीक है। फंक्शन का एक उदाहरण है। कह रहा है कि HTTP www.hotmail.com/services inter.html में वेब पेज क्या है, तो वेब पेज होता है लास्ट वाला। तो इंडर HTML कौन है, सी नंबर। कौन सा, सी नंबर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए कह रहा है कि एक डाटा अनुदेश जिसे कॉन्फिग सिस फाइल में लिखा जाता है। एक डाटा अनुदेश जिसे कॉन्फिग सिस फाइल में लिखा जाता है, वो आपका कौन सा है, तो मिडिल ड्राइव, ठीक है। एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुजी प्रेस करते हैं। कौन सा कुजी, तो ये आप कौन सा, होम कुजी प्रेस करेंगे। कह रहा है कि एक्सेल की रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुजी, तो होम कुजी प्रेस करेंगे। कह रहा है कि डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है। डिफॉल्ट रूप से तो ये खोलता है आपका समान व्यू में। डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कि पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है, तो समान व्यू में। भीम का पूर्ण रूप क्या होता है, भीम का पूर्ण रूप क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। कह रहा है कि विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, तो ये नेटवर्क आपका कहलाता है इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट। विंडोज 10 में फॉर्मेटेड सिस्टम हाई ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए
किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो किस कमांड का उपयोग करते हैं? डिक्रेग का करा कि अब चलिए 15 को कंप्यूटर हो गया। अब हिंदी देखते हैं। अभिभावक का समानार्थी क्या है? समानार्थी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? सिनोनिम्स होता है अंग्रेजी में, हिंदी में होता है समानार्थी का मतलब पर्यायवाची। ठीक है, तो अभिभावक का समानार्थी कौन सा है? तो पालन करता। अभिभावक का मतलब क्या होता है? पालन करता। ठीक है, समानार्थी शब्द है। निम्न में से प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। देख लो साकेत नगरी है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। यही स्वर्ग से मिलने किस में जा रही है? गगन में जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो देखिए यति शक्ति अलंकार है इसमें। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने जा रही है। देख रहे हैं, यही और स्वर्ग से मिलने जा रही, यही लगा होगा तो यतिशोक्ति अलंकार होगा। इसको याद कर लीजिए, ऐसे अलंकार हम पढ़ाएंगे। हिंदी हम मेरा प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिंदी में हम पर्यायवाची विलोम ये सब पढ़ाए हुए हैं। आन प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आन प्रत्यय से बना है मिलान। आन प्रत्यय से कौन बना है? मिलान। मिलान बना है। आन प्रत्यय से कौन बना है? मिलान। ठीक है। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना कारक है आपका अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना कौन कारक है? अधिकरण कारक। में पर होता है अधिकरण कारक का चिन्ह। ठीक है, आगे देखिए, राजा का पर्यायवाची कौन सा है? तो राजा भूप को बोलते हैं, नरेश को बोलते हैं, सम्राट को बोलते हैं, ये राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ रहता है। मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ करता रहता है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जोड़ तोड़ करने का रेखांकित मुहावरा क्या है? तो जोड़ तोड़ करना। इसका मुहावरा का उपाय उपाय सुझाना। उपाय सुझाना, जोड़ तोड़ करना का मतलब क्या होता है? उपाय सुझाना। ठीक है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द में विलोम शब्द, विलोम शब्द कौन सा होगा? तो अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ का विलोम होता है सनाथ। क्या होता है? सनाथ होता है। अनाथ का विलोम आपका सनाथ होता है। ठीक है, सन्मास का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मास का संधि विच्छेद होता है खष्ट। ठीक है, प्लस मास। ठीक है, तो ये बनता है सन्मास। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। समास क्या कहते हैं? नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कह रहा है कि युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तो युद्ध, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध की भूमि, इसलिए तत्पुरुष समास। ठीक है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इंग्लिश होगा 5 को, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब कह रहा है कि एगोनी, एगोनी का विलोम क्या होता है? तो एगोनी का विलोम होता है कंफोर्ट। देखिए, इसका मतलब होता है, एगोनी का मतलब होता है जो चीज हमको क्या होगा? हमारे लिए आरामदायक नहीं होगा, जो हमको कष्टदायक होगा उसे एगोनी बोलते हैं। और कंफर्ट मत का मतलब होता है क्या? आरामदायक। ठीक है, जस्ट अपोजिट है इसका। कह रहा है कि डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द इन द ब्लैंक्स। कह रहा है डू नोट हिम, ही हैज डन नो हार्म टू यू। डू नोट हिम, अब देखिए यहाँ डू प्लस V1 होता है पहली बात। तो डू नोट हिम, अब उसको क्या नहीं करना चाहिए? ही हैज डन नो हार्म टू यू, वो तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाता है, तो उसको क्या करनी चाहिए? तो इस कंडीशन में डू नॉट एक्सक्यूज, नहीं पहुंचाया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज का मीनिंग क्या होगा? टू सरेंडर। देखिए यहाँ टू सरेंडर होगा, इसका मतलब एकदम आत्मसमर्पण कर देना। स्पॉन्ज फेंक रहे हैं, थ्रो अप द स्पॉन्ज फेंक रहे हैं, इसका मतलब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगर गोला बारूद फेंकते तो क्या करते? आप अटैक करते, लेकिन यहाँ याद कर लीजिए ट्रिक से कि आप स्पॉन्ज फेंक रहे हैं, अब इसका मतलब गुलदस्ता स्पॉन्ज ये सब फेंक रहे हैं, तो आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द ग्रुप गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्द का एक शब्द। ए पैलेस, एक ऐसा जगह, इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है। फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, जो क्या होता है? बीमार है, उसको केयर करने के लिए बहुत बड़ा संस्था बनाया गया है। उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था को बोलते हैं इन
इन्फॉर्मेरी, इन्फॉर्मेरी क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेरी, उस संस्था को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेरी, ठीक है। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का साइनोनिम्स खोजने के लिए कहा है, का जो साइनोनिम्स होगा वो क्वालिटी भी होगा। नाउन के सेंस में एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है क्वालिटी, मतलब कोई चीज का गुण उसमें होना हो। लेकिन अगर एट्रीब्यूट वर्ब होगा, जब वर्ब के रूप में, यहाँ नाउन के रूप में है, अब अगर वर्ब के रूप में एट्रीब्यूट होगा तब इसका मतलब होगा अलॉट, अलॉट मीन्स किसी चीज को आवंटन कर देना, लेकिन एट्रीब्यूट किसी चीज को दे देना। लेकिन एट्रीब्यूट नाउन के रूप में है तो इसका मतलब होता है क्वालिटी, क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो संबंध दिए गए शब्द के युग्म साझा करते हैं। कैलेंडर में क्या होता है आपका, कैलेंडर किसको दिखाता है, दिनांक को दिखाता है कैलेंडर, तो दिनांक को दिखाता है कैलेंडर। उसी तरह से हमको अब क्या है, इसमें से कौन सा, भोजन शाकाहारी, भोजन मांसाहारी भी हो सकता है। भार किलोग्राम, भार को किलोग्राम में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, इसमें कक्षा समूह में होता है। अब करें कैलेंडर, कैलेंडर मतलब कैलेंडर पहले है तब दिनांक, यहाँ भार पहले है तब किलोग्राम है, किलोग्राम होता तब भार होता, यहाँ समूह होता तब कक्षा होता। यहाँ देखिए भोजन और शाकाहारी नहीं थी, यहाँ घड़ी आपको किसको दिखाएगा, घड़ी दिखाएगा समय को, घड़ी मापा, घड़ी का काम है क्या, दिखाना समय, कैलेंडर का काम क्या है, दिनांक दिखाना, ठीक है। ये तो मापांक है इसका, ठीक है, इसीलिए ये आपका घड़ी समय को दिखाएगा, ये सही होगा। किताब में क्या है, पन्ने हैं, किताब में छोटा छोटा पन्ना होता है। वही इसी तरह से महाद्वीप में आपको क्या मिलेगा, तो महाद्वीप में देश मिलेगा, देश, किताब में पन्ना है, महाद्वीप में देश है, महाद्वीप में देश है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एक महिला ने तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए ये महिला, ये महिला इस महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि वह उसकी सास के पति के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। वह इसकी सास, ये जो महिला है इसकी सास, सास है, और उसके सास के पति, पति, पति है, और उसके एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र जो होगा, एकमात्र पुत्र वो उसकी पत्नी है। तो वह महिला तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर स्वयं महिला होगी, क्योंकि ये है इसकी सास, अब उसकी सास की एकलौता पति के पुत्र आते कर, ये क्या होगी, पत्नी होगी, तो स्वयं महिला होगी, क्या होगी, स्वयं होगी। आगे देखिए क्या कर रहा है 34, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इनहेल को लिखा गया है REDIH और के रूप में लिखा गया, तो उसी भाषा में माइटी को कैसे लिखा जाएगा, किसको बोला है, माइटी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए आई है आपका कितना पर, 9 पर, ठीक है। इसके बाद एन कितने पर है, 14, एच कितने पर, 8, A1, इसके बाद L 12, ई कितना पर है, 5 पर, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए 18, 18 के बाद कितना है आपका, 18 के बाद देखिए 18 के बाद ई 5 है, ई भी क्या है, 5 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद क्या है आपका, 4 के बाद क्या है आपका, 4 है, इसके बाद हाँ 9 है, इसके बाद आपका क्या है, 8 है, ठीक है, 8 है। अब देखिए इसमें देखिए कुछ ना कुछ आपका अंतर लगेगा जो है, देखिए यहाँ 9 में देखिए 9 और ये देखिए 8 है, 8 है और 9 है, 14 4 18, 5 में से 9 गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए फिर से क्या चल रहा है, इधर देखिए 1 है, 1 में 4 जोड़े तो 5, ये 8 में से 4 घटाए तो 4, ठीक है। इसमें देखिए 4 घट रहा है, इसमें 4 जुट रहा है, इसमें 4 आपका घट रहा है, इसमें 4 जुट रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए इसमें 4 आपका क्या हुआ, घटा, इसमें 4 क्या हुआ है, जुटा, जुटा। अब देखिए यही चीज करके आप माइटी में देखिएगा, तो माइटी में माइटी होता है 13 नंबर पर, और 13 में से 4 घटेगा तो 9 होगा, 9 कितने नंबर पर, 2 नंबर पर 9 होगा, 2 नंबर पर 9 किस में है, 2 नंबर पर 9 देखिए ए ऑप्शन में है, किस में है, ए में। ऐसे ही मार के आप चल जा सकते हैं या उसको बना भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नंबरिंग कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, अंक 3 के विपरीत फलक पर पूछा है आपसे, कितने पर, अंक 3 पर। देखिए 3 में क्या है आपका, 6 है, 5 है, जो बगल में दिखता है वो विपरीत नहीं होता है, तो 3 में 5 हो गया, 6 हो गया, तो 5 6, 6 ऑप्शन को काट दीजिए, 6 नहीं होगा। अब देखिए और 3 कहाँ दिख रहा है, और 3 कहीं दिख रहा है, तो और नहीं दिख रहा है, तो और नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 5 में हमको बोला है कि 6, 3 के अपोजिट में 6 और 5 होगा नहीं, 6 5 के अलावा क्या बचा है इसमें, 6 और 5 के अलावा आपको बचा है 4, क्या बचा है, 4, 4 बचा है, तो 4 बचा है, तो ये दोनों का जो में मिलान हो रहा है, जिनसे कुछ मैचिंग हो रहा है, उसको पहले आप मैच कर लीजिए। जैसे 5 है और ये 4 है, ये दोनों देखिए ये दोनों पासा मिल रहा है,
तो आप कैसे 4 5 से मिल रहा है तो 5 कर लीजिए, 5 के बाद क्या कर लीजिए 1 लिख लीजिए, 4 कर लीजिए साइकिल में लिख लीजिए, 5 के बाद यहाँ 5 लिखे, 5 के बाद क्या लिखिएगा आप 6 लिख लीजिए, और 6 के बाद 3 लिख लीजिए साइकिल में। देखिए 5 से स्टार्ट किया मैंने ऐसे लिखा, फिर 5 से स्टार्ट किया ऐसे लिखा, तो देखिए यहाँ 5 जो आपका जो 4 है, ये 4 के अपोजिट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है 4 के अपोजिट में 3 वाला क्या है सी है। नहीं समझे फिर से समझाता हूँ। देखिए आपने देखा, देखिए हमने क्या कहा कि देखिए आप कॉमन को देखिए, कॉमन इसमें मिल रहा है और इसमें कॉमन मिल रहा है, हम 6 वाला 5 वाला तो मेरा होगा नहीं, तो ये 6 वाला 5 वाला में 4 बच रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। कॉमन इसमें क्या देख रहा है 5, हमको 3 का अपोजिट पूछा है, तो 5 से लेकर के साइकिलिंग लिख दीजिए इधर की ओर, तो 5 लिखिए, 1 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है लिख दिए। अब यहाँ से भी देखिए 5 के सामने 5 लिख लीजिए, 6 लिखिए, 3 लिखिए, तो देखिए 4 के अपोजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। किसके अनुसार बोला है शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार। देखिए सब में क्या है FLNIC FLNIT हो गया, यहाँ टी से पहले आपका क्या आता है सी आता है, तो एक तो पहले आएगा सेकंड वाले से, पी से पहले भी आता है, टी से पहले भी आता है, यहाँ देखिए यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई पहले आता है आई से, तो 5 नंबर पहले आएगा, इसके बाद 1 नंबर आएगा। अब ऑप्शन में आप देखिए 5 नंबर 1 नंबर आएगा, इसके बाद देखिए टी पी टी है तो पी वाला पहले आता है तो 3 नंबर आएगा, 3 के बाद देखिए टी दोनों में है, 2 में भी टी है और 3 में 4 में भी टी है, आपका एल ओ है सी है के है, लेकिन खत्म कौन पहले हो रहा है 2 वाला, तो 2 होगा, इसके बाद क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है देखिए 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4 आपका ऑप्शन है, 5 1 3 2 4 देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, किस में है सी नंबर ऑप्शन में, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये देखिए 37 नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो संकेतों को परस्पर प्रतिस्थापित कर समीकरण को ठीक कीजिए। देखिए समीकरण को ठीक करने के लिए कहा है हमको अंतोगतवा लाना कितना है 12। अब 12 लाने के लिए किसको हेर फेर करेंगे, देखिए प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 1 हो गया, और 1 और ये देखिए 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, और 16 माइनस 4 गया तो 12 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही था। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए अब आ गया ये सेलोलिज्म का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है सेलोलिज्म का। चलिए ऊपर वाला हम नहीं देखते हैं, ऊपर वाला क्या देख करके करेंगे, नीचे से ही बन जाएगा। देखिए करेक्ट कुछ लड़कियां, देखिए वेन डायग्राम से बनाइएगा आपको बन जाएगा, कुछ लड़कियां कुछ गर्ल्स जो है चालक है मतलब ड्राइवर है, ठीक है ड्राइवर है, सभी चालक मेहनती होते हैं, सब का सब चालक जो है वो क्या है लेबोरियस है, क्या है लेबोरियस है मेहनती है, ठीक है ये ड्राइवर है ये गर्ल है, ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है, आपसे क्या पूछा है कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है, ये पूछा है। अब बताइए कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है, ये कहाँ कुछ कहीं लिखा हुआ है कि कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है, नहीं मेहनती होने के लिए दोनों में कोई संपर्क नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत है, निगेटिव चलेगा ही नहीं इसमें। अब करेक्ट कुछ लड़कियां मेहनती है, हाँ ये तो दिख रहा है आपको, ये जो कुछ लड़कियां हैं ये वाला पार्ट्स वो मेहनती है, तो 2 नंबर तो सही हुआ आपका। अरे कुछ मेहनती लड़कियां नहीं है, कुछ मेहनती लड़कियां नहीं, ये भी कनेक्शन नहीं है, नोट का कनेक्शन ऐसे बनता है, ऐसे कहीं पढ़ाइए नहीं है तो होगा ही नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन कीजिए, आगे आने वाली संख्या का चयन करने के लिए आपसे कहा है। देखिए इसको भी हम देखते हैं बना करके। देखिए अगर बहुत ज्यादा गैपिंग हो तब आप डिफरेंस लेंगे, अगर गैपिंग कम हो तब आप एड प्लस माइनस भी देख सकते हैं, ठीक है। गैपिंग देखिए सेकंड में बहुत बड़ा है, नहीं लग रहा है बहुत बड़ा, तो आप इसको सबट्रैक्ट करके देख लीजिए, 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 आया डिफरेंस, यहाँ 10 आया, यहाँ पर कितना आएगा आपको 15 आएगा, हाँ 15 आएगा, 15 के बाद देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है, तो अगला डिस्टेंस 20 के बाद क्या आता है 25 आता है 5 के मल्टीपल में। अब 25 और 52 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 2 7, 5 2 7 77 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 77, समझ गए। अगर गैपिंग बहुत छोटा हो तो आप डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। देखिए 40 मार्क्स 40 नंबर क्या करा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में गोपाल ऊपर से कितना 16, ठीक है, और नीचे से 29, ठीक है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 बच्चा भाग नहीं लिया, और
5 परीक्षा में फेल हो गए, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? पहले ही टोटल इस यहाँ से निकाल लीजिए, 9 6 15 के 5, ठीक है, और ये 2 1 3, 3 1 4 हो गया, एक घटा दीजिए क्योंकि गोपाल बीच में है तो उसका 2 बार काउंटिंग हो गया तो 44, और ये आपका 5 और कितना 5 भाग नहीं लिया था, 5 परीक्षा में फेल हो गए, 5 फेल भी हुआ है, और 6 बच्चों ने 6 5 11, 11 आपका नहीं किया तो 11 55 हो गया, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 55 होना चाहिए, और 55 आपका ऑप्शन सही है। मैंने क्या कहा देखिए, अब कैसे बनाए ये समझिए आप। देखिए इधर से जितना कहा, इधर से जितना कहा गोपाल का पास में, इधर से उतना, तो ये दोनों के बीच में गोपाल 2 बार काउंटिंग हुआ तो दोनों को जोड़ करके -1 कर लीजिए, वो हो गया। फिर 6 बच्चों ने क्या किया, भाग नहीं लिया, उसको ऐड कर दीजिए। फिर 5 परीक्षा में फेल हो गए, उसको ऐड कर दीजिए, आपका 55 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अब चलिए यहाँ तक हमारा रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं जीके पर, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं डेली इसका सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। कह रहा है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी और अंबेडकर। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जिस पर गांधी जी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश ने आपको लिखा था आर्य समाज, किससे संबंधित है? आर्य समाज से। और ये आपका दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तिका लिखा था, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज से संबंधित है। कह रहा है कि 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? सत्यशोधक समाज पूछा है आपसे, तो ये ज्योतिबा राय फुले 1873 में ज्योतिबा राय फुले ने। कह रहा है कि भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन है? भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है, ये पूछा आपसे। तो जूट का जब भी बात करेगा जूट का, तो जूट का सबसे अत्यधिक उत्पादक प्रदेश है कौन? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से नगदी फसल, नगदी पैसा वाला नगदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तुरंत पैसा कौन नहीं देता है, ये समझ जाइए सिंपल भाषा में। तुरंत पैसा कौन नहीं देता है? जूट देता है तुरंत पैसा, मूंगफली भी देता है, गन्ना भी, लेकिन ज्वार तुरंत पैसा नहीं देता है, तो ज्वार नगदी फसल नहीं है। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को किस रूप में जाना जाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी को संगम को, अलकनंदा और पिंडार कर्ण, पिंड पिंड पिंडार, पीन पीन से छेद करके कहाँ पहनता है लोग? कन में, कन में अलकनंदा। तो याद कर लीजिए, अलकनंदा और पिन 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 से कनौसी बना के कान में पहनेगा तो कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय लेता है अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, इसका अंतिम निर्णय लेता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 279 के ए, 279 279 का ए। भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 279 का ए। हाल ही में किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में दिया गया है किसको? बी.आर. कंबोज को। बी.आर. कंबोज को हाल ही में किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी.आर. कंबोज को। अब देखिए आपका अब स्टार्ट होता है कौन? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्वेश्चन। देखिए ट्रेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए ट्रेड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज उपयोग करने का कारण क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज उपयोग करने का कारण क्या है? तो ये कारण है ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई, इससे ट्रांसमिशन के क्षतियों में कमी हुई है, कमी करने के लिए ही इसका यूज करते हैं, ठीक है। ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच होनी चाहिए। बैक पिच और फ्रंट पिच होनी चाहिए क्या? दोनों विषम होना चाहिए। याद कर लीजिए, ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों विषम होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन देखना है तो मेरा ट्रेड का जो एमसीक्यू हम करवाए हुए हैं और उसका वन लाइनर वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको सब सही होगा। एक प्रतिरोध हीटिंग ओवन का तापमान, हीटिंग ओवन का तापमान
का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। किसका उपयोग करके? जब ये देखिए किसी का उपयोग करके आपको कहेगा कि नियंत्रण किया जाता है तो जितना में हो थर्मोस्टेट लगा दीजिएगा। प्रतिरोध हीटिंग ओवन हो चाहे आयरन हो, जिसका भी बात करें तो उसमें आप आंख मूंद करके याद कर लीजिए थर्मोस्टेट होगा। क्या होगा? थर्मोस्टेट से नियंत्रित करते हैं। सजावट प्रकाश की तकनीकी में कुल प्रकाश का प्रवाह प्रतिशत जो अर्ध प्रत्यक्ष की सहायता से सीधे नीचे की ओर गिरने के लिए बनाया गया है तो ये आपका होगा कौन सा? 60 से 90%। 60 से 90%। सजावट प्रकाश की तकनीकी में कुल प्रकाश का प्रवाह का प्रतिशत जो अर्ध प्रत्यक्ष की सहायता से सीधे नीचे की ओर गिरने के लिए बनाया गया है 60 से 90%। ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंपों की इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर की इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? आपसे पूछा है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ये पूछा आपसे। तो ये देखिए ये करते हैं हम सड़कों पर जो होता है ना, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए हाई प्रेशर वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? देखिए सर्किट ब्रेकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को आपको चुनने के लिए कहा है। यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है, सही बात है। ब्रेकर टूट जाएगा सर्किट ब्रेकर तो हीट सप्लाई करंट सप्लाई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सुरक्षा होगा। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए, पावर ओवरलोड से सुरक्षा के लिए, हाँ ओवरलोड से भी सुरक्षा के लिए, ज्यादा लोड होगा तो टूटेगा सर्किट ब्रेकर। आगे इसमें केवल एक बार प्रयुक्त किया जा सकता है, गलत है ये। इस सर्किट ब्रेकर को केवल एक ही बार प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका क्या है? गलत है। यह परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है, ये सही है। तो इसका गलत क्या हुआ? इसे केवल एक बार प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका गलत हुआ। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवीयता से के इलेक्ट्रोड्स के बीच हवा हो जाती है। हवा क्या हो जाएगी? तब तो हवा क्या हो जाएगी आपका? आयनित एयर क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवीयता के इलेक्ट्रोड के बीच हवा आयनित हो जाता है, हवा में भी चार्ज आ जाता है, आयनित हो जाता है, तब होता है। ठीक है। कह रहा है कि उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है स्किन इफेक्ट। क्या कहा जाता है? स्किन इफेक्ट। ठीक है। केबलों की धारा का वहन क्षमता होती है, केबलों की धारा की वहन क्षमता कितनी होती है? डीसी में अपेक्षाकृत अधिक। केबलों में धारा की वहन क्षमता कितनी होती है? डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है। कह रहा है कि शेडेड पोल मोटर्स के नुकसान क्या है? शेडेड पोल मोटर्स के नुकसान क्या है? कम क्षमता, कम शुरुआत टॉर्क, बहुत कम अधिभार क्षमता, लोड कम लेगा, कम शुरुआत टॉर्क कम लगेगा, कम इफिशियंसी होगा, उपयोग सभी। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती है, परिणामित्र मतलब है ट्रांसफार्मर। वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां होती है, मतलब कितनी होती है? तो 0%। रियल ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां जो होते हैं 0% होता है वास्तविक परिणामित्र में। ठीक है। आगे कह रहा है कि पिसाई, देखिए पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता हो तो ग्राइंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा तो पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे पिछले वाले पहिए के। ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है कौन सा? रिलैक्टेंस मोटर। कह रहा है निम्न से कौन सा अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? तो रिलैक्टेंस मोटर। कौन सा? रिलैक्टेंस मोटर। कह रहा है किसी सिंगल फेज में मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? सबसे आम वाइंडिंग आपसे पूछा है तो सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है किसी सिंगल फेज मोटर में? तो सबसे आम वाइंडिंग का बात किया है तो सबसे आम वाइंडिंग आपका होता है कौन सा? तो ये आपका कंसेंट्रिक बाइंडिंग सबसे आम बाइंडिंग होती है कंसेंट्रिक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग होती है? कंसेंट्रिक बाइंडिंग। अब देखिए क्या कहा है कि एक 230 या 110 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर 1 किलोवाट शक्ति प्रदान करता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% हो तो प्रारंभिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक धारा का मान ज्ञात करने के चलिए देखते हैं इसका क्या क्या आपका दिया हुआ है। देखिए प्राइमरी वोल्टेज जिसको हम ईपी बोलते हैं, ईपी आपका प्राइमरी वोल्टेज है। प्राइमरी वोल्टेज हमको कितना दिया है? तो 230 वोल्ट दिया है, 230 वोल्ट दिया है प्राइमरी वोल्टेज। अब देखिए सेकेंडरी वोल्टेज को हम ईएस बोलते हैं, ईएस आपको कितना दिया है? 110 वोल्टेज दिया है। कितना दिया है? 110 वोल्टेज दिया है।
सेकेंडरी पावर आपको दे दिया है, सेकेंडरी पावर जिसको हम पीएस से डिनोट कर लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 किलो, 1 किलो वाट है। अब 1 किलो वाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 वाट होगा, क्या होगा, 1000 वाट होगा, 1000 वाट दिया हुआ है। अब देखिए हमको दक्षता निकालना है, एन निकालना है, एन को नीटा बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी एन बोल लीजिए, दक्षता भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। दक्षता इक्वल होता है क्या आपका, पहले देखिए दक्षता एन 90% ये भी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 90% क्वेश्चन में दिया ही है, तो इसका करेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब ये 90% एन इक्वल टू क्या होता है आपको, देखिए ये आपका होगा पावर जो होगा पहले वाला, फिर पावर सेकेंडरी वाला और इंटू 100 होगा, ठीक है। अब देखिए पावर जो है ये पीएस जो है, सेकेंडरी पावर जो है आपका पीएस, तो आपका पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पीएस इक्वल टू पीपी हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, ये एन इंटू 100। आप देखिए ये आपका कितना दिया था, अब ये आपका 1000 दिया था पहला पावर जो है ये वाला, ये देखिए पीएस सेकेंडरी पावर, तो 1000 जो दिया था आपका, तो 1000 इंटू 100 आप बाई 90 करेंगे, तो यहाँ से आप काट खोट करके जब वैल्यू लाओगे यहाँ से, तो ये आपका बन जाएगा, कितना वैल्यू आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 9 से, हाँ तो इसको आपका कितना हो जाएगा, 1000 इंटू कितना 100 बाई 90 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए पी एस इक्वल टू, 1 मिनट, पी एस इक्वल टू जो होता है आपका आई पी इंटू ई पी, आई पी इंटू ई पी। अब देखिए पी एस इक्वल टू आई पी इंटू ई पी, जब पी आई का बात करेंगे पी आई बाई ई पी, तो आप देखिए तो हम 1000 हमको आया था पी आई, अब देखिए यहाँ 100 इंटू कितना 90 इंटू कितना आया था 230, 230 था आपका क्या, 230 आपका था कौन, ईपी, ईपी अब 230 था, इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 पॉइंट कितना आएगा, 82 एम्पियर आएगा, जो कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका डीसी सर्किट में क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो इसमें होगा आपका शून्य, शून्य, डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की आकृति गुणक फॉर्म फैक्टर 1.11 है, इसके आरएमएस मान का तथा औसत मान का अनुपात क्या होगा, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात इसमें पूछा है आपका क्या होगा, तो इसका औसत मान और आरएमएस मान का अनुपात होगा आपका 1.11 खाते हैं। देखिए देखिए फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है एफ एफ, फॉर्म फैक्टर को क्या बोलते हैं, एफ एफ, याद रखिए एफ एफ लिख दिया, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्पेस नहीं होने के कारण, वी आर एम एस, ठीक है, बाई क्या होता है, वी एवरेज, ठीक है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू। अब देखिए फिर से फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं पाई वी एम, ठीक है, पाई वोल्ट मीटर, इसके बाद 2.2 वी एम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है पाई का वैल्यू, और इसका वैल्यू आपका 2√2 का वैल्यू, तो 2√2 आपका दिया हुआ है, तो 2√2 अगर 2 से हम इसको √2 ऐसे लिख लेते हैं, देखिए अब देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 57 आएगा, 1.57, 1 पॉइंट कितना आएगा 57 बाई √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.57, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। अब इसको आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.11 के अप्रॉक्स आएगा, यही आपका सही है। तो याद कर लीजिए कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू पाई वी एम बाई 2√2 वी एम, पाई वी एम बाई 2√2 वी एम, या फॉर्म फैक्टर इक्वल टू वी आर एम एस बाई वी एवरेज, ठीक है, ये याद कर लीजिए। किस उद्देश्य के लिए आपसे बोला गया है कि किस उद्देश्य के लिए इनामेल्ड वायर का उपयोग किया जाता है, इनामेल्ड वायर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ये आपका जो होता है इनामेल्ड वायर, उसका जो करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग के लिए। किस उद्देश्य के लिए इनामेल्ड वायर का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के लिए। करा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग किस तरह की होती है, कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग क्या होती है, ना ही लैप वाइंडिंग होती है, ना वेव वाइंडिंग होती है। कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग ना तो लैप वाइंडिंग ना तो वेव वाइंडिंग, दोनों में से कोई नहीं होती है। श्रृंखला और समांतर फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करता है, श्रृंखला और समांतर फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करता है संचयी यौगिक, संचयी यौगिक, संचयी यौगिक, संचयी यौगिक, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग में वेव डीसी जरूरी है, वेव डीसी किस में जरूरी है, तो वेव डीसी जरूर होता है विद्युत कर्षण मोटर में, विद्युत घर्षण मोटर होना चाहिए, कर्षण मोटर लिखा हुआ है। आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह
में कमी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी टोटल फ्लक्स रिडक्शन टोटल फ्लक्स में कमी के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव कह रहा है कि इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है? डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है, इसमें से कौन सा घटक? तो ये चॉपर डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है चॉपर। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि फ्यूजिंग कारक के किसके के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? सिंगल फ्यूजिंग कारक है या संलग्न गुणक है? संलग्न गुणक या संलग्न फ्यूजिंग कारक या फ्यूजिंग कारक को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका देखिए न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युतधारा रेटेड नियत विद्युतधारा रेटेड, मतलब न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युतधारा रेटेड या नियत विद्युतधारा रेटेड के रूप में है के गुणांक के रूप में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि चित्र में सभी स्विचों को बंद हो जाने पर, चित्र में आप क्या करेंगे? सभी स्विच को बंद कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देख रहे हैं ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, सब स्विच को आपने बंद कर दिया। तो देखिए ना ही L1 और ना ही L2 को प्रकाशित होगा, ना ही L1 में प्रकाशित होगा, ना ही तो L2 में प्रकाशित होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी स्विच बंद कर दिए हैं, यहाँ भी बंद किए हैं, तो यहाँ से लाइन इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो कोई प्रकाशित नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि वाइंडिंग में क्वाइल पिच पोल पिच से अधिक हो तो वाइंडिंग को क्या कहलाता है? अगर क्वाइल पिच पोल पिच से क्या है? अधिक है, पोल पिच से अधिक है, तो उस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे? उस वाइंडिंग को बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग। लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग, शॉर्ट कॉर्ड वाइंडिंग जस्ट टूटा होगा अगर क्वाइल पिच छोटा हो जाएगा पोल पिच से, अगर क्वाइल पिच बड़ा है पोल पिच से तो लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग होगा। ठीक है, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है किस स्थान के लिए? तो ये पर्वतीय क्षेत्र और बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला नगर, ये भी भूमिगत स्टेशन से है ऑफ जोड़ उपयुक्त सभी के लिए, उपयुक्त सभी के लिए हम क्या करते हैं? गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता देते हैं। कराए किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है? हंटिंग कब होगी किसी सिंक्रोनस मोटर में? तो ये हंटिंग होगी कब? तो हीटिंग कब होगी, हंटिंग कब होगी किसी सिंक्रोनस मोटर में? तो ये होगी आपका लोड में अकस्मात परिवर्तन और फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन से। सही है, हार्मोनिक टॉर्क को युक्त लोड से आपूर्ति प्रणाली में दोष से उपयुक्त सभी। ठीक है, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रारंभिक धारा कम करने के लिए, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए। एक हिस्टोरिसिस मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? एक हिस्टोरिसिस मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके सिद्धांत पर? तो हिस्टोरिसिस मीटर आपका सैथिल्य हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है, सैथिल्य हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का संधारित्र स्विच में जुड़ा हुआ है। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच किस में जुड़ा हुआ है? किस में जुड़ा हुआ है ये? तो ये जुड़ा हुआ है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। कौन से प्रकार का परिणामित्र द्वितीयक को पृथक नहीं करता? द्वितीयक को पृथक नहीं करता है, तो ये स्वपरिणामित्र। कौन से प्रकार का परिणामित्र द्वितीयक को पृथक नहीं करता? तो स्वपरिणामित्र स्व प्रकार का। कह रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है या स्लिप रिंग मोटर का स्क्विरल फेज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है। जहां जहां क्या होगा तब पर इसको वरीयता दी जाएगी? जहां उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है या स्लिप रिंग मोटर का स्क्विरल फेज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर की क्रॉलिंग किसके कारण होती है? इंडक्शन मोटर में जो क्रॉलिंग है वो किसके कारण होती है? तो क्रॉलिंग होती है मोटर में विकसित अनुकंपन के कारण, मोटर में विकसित अनुकंपन के कारण। कहा कि मोटर सामान्य चाल और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। मोटर सामान्य चाल और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। किस प्रकार की मोटर? तो ये होता है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर सामान्य चाल और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, देखिए हम कह रहा है कि अब क्या कहा है, देखिए 300 केवीए 6600 वोल्ट और 420 वोल्ट
50 फेज डेल्टा स्टार कनेक्शन है। फेज ट्रांसफार्मर प्रति टर्न वोल्टेज कितना है 7.9 वोल्टेज है। निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज का साइड टर्न पर संख्या कितनी होगी, साइड टर्न पर संख्या बोला है। देखिए प्राइमरी में जो आपका होगा वो क्या है V2 बाई, देखिए यहाँ ये V2 बाई क्या होगा टर्न वोल्टेज V2 बाई टर्न वोल्टेज प्राइमरी में होगा। तो V2 कितना है आपका 440 वोल्ट है, टर्न वोल्टेज आपका कितना है 7.9, 440 बाई 7.9, तो ये करेंगे तो लगभग आपको कितना देगा, लगभग आपको देखिए इसको नीचे वाले को 80 मान लीजिए, 8 5 40, लगभग आपको 55 देगा। कितना देगा 55 देगा। अप्रॉक्स में भी कभी कभी निकालना पड़ता है। P2 जैसे निकालना है तो आप वोल्टेज P2 में वोल्टेज 1 लेंगे और यही फिर से वही टर्न 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 क्या लेंगे, टर्न प्रति वोल्टेज लेंगे। तो V1 टर्न प्रति वोल्टेज V1 कितना है 6600 और टर्न प्रति वोल्टेज आपका कितना है 7.9, और इसको अप्रॉक्स में आप इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स में तो ये आपको 835 लगभग देगा। कितना देगा 835 देगा। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः 55 और 55 हो जाएगा और कितना 835। तो 55 और 835 किस में है, बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा 0%। ठीक है 0% आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है 88 देखिए क्या करा है, एक प्रेरक में धारा 20 सेकंड तक, धारा कितने सेकंड तक, टाइम कितना है, टाइम आपका 20 सेकंड दिया है देख लीजिए, और धारा आई कितना है आपका 20 एम्पियर है, से परिवर्तित होकर के 10 एम्पियर में, 20 एम्पियर से कितना 10 एम्पियर में हो गया। तो कितना टोटल परिवर्तन कितना हुआ I2 माइनस I1। अब ये कितना 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10 एम्पियर। यहाँ तक आप समझ गए 10 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपका है 2 वोल्ट, वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट वोल्टेज है। अब आपसे कहा है क्या, आपसे कहा है कि प्रेरक का प्रेरक तत्व ज्ञात करने के लिए, तत्व का निकालने के लिए, तो इसके लिए वोल्टेज में प्रेरक तत्व का तत्व ज्ञात करने के लिए तो ये देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन पर लिखलता है एल डी आई डिफरेंशिएट बाई डी टी, और एल को हम फिर से लेंगे तो क्या होगा वी डी टी बाई क्या होगा आपका डी आई। अब वी डी टी बाई डी आई, तो वी डी टी आपका वी फोर कितना था 2 इंटू कितना 20, आई का डी आई का वैल्यू 20 है, डी आई का वैल्यू आपका क्या है 20 है, और ये डी आई का वैल्यू 10 है। ठीक है डी आई का वैल्यू जो आपका पहले वाला था वो कितना है 20 है, और यह इसका क्या है आपका डी टी ना था, ऊपर में डी टी था, टी का वैल्यू आपका 20 है, आई का वैल्यू कितना है डिफरेंशिएशन आया है 10 का, तो 10 दूना 20, तो दूना 4, 4 हैंडी हो जाएगा, 4 हैंडी। ठीक है आप याद रख लीजिए इसको, 4 हैंडी होगा। ये आपका होता है क्या, आपका जब भी हम निकालते हैं इसको तो ये होता है आपका एल इक्वल टू वी डी टी बाई वी आई। ठीक है डी आई टाइम का डिफरेंस और किसका करंट का डिफरेंस इनटू वोल्टेज। ठीक है ये निकालिएगा आप आ जाएगा ये, तो इसी से आपको निकाल लीजिए। देखिए वी कितना था आपका 2, और ये कितना था dt कितना था आपका, टाइम कितना डिफरेंस कितना था आपका, टाइम 20 था और करंट का डिफरेंस 10 था, तो 10 गुना 20 4 हेनरी होगा। ठीक है यदि औसतन मान ज्ञात हो तो की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है, किसकी गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात करते हैं, अगर औसतन मान आपको पता होगा तो किसकी गणना द्वारा आरएमएस मान को आप ज्ञात करते हैं, तो ये करते हैं आप किसके मान द्वारा 1.11 इंटू औसत मान, 1.11 इंटू औसत मान द्वारा। थ्री फेज प्रणाली में संतुलित स्टार कनेक्शन में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट के मीटरों की आवश्यकता होती है, थ्री फेज में शक्ति को मापने के लिए कितने वाट की आवश्यकता होती है, तो ये कितनी वाट की आवश्यकता होगी आपका, तो 2 वाट की। थ्री फेज प्रणाली में स्टार कनेक्टेड में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होगी, तो 2 वाट मीटरों की। डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये तो किस पर निर्भर नहीं करता है बोला है, डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ने तो गलती हो जाता है, हाँ पढ़ के मार दिया जाता है, तो आर्मेचर बाइंडिंग पर का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है इस पर आर्मेचर बाइंडिंग के प्रतिरोध पर निर्भर, लेकिन आर्मेचर बाइंडिंग के सुचालक कंडक्टरों की संख्या पर निर्भर करता है, आर्मेचर की गति पर फील्ड बाइंडिंग द्वारा निर्मित फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर क्या होगा, जनरेटर पर क्या होगा, इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, तो जनरेटर लेवल कंपाउंडेड होगा, लेवल कंपाउंडेड होगा। यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर लेवल कंपाउंडेड होगा।
एकल कला सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? सहायक घुमा का उपयोग क्यों करते हैं सिंगल फेज मोटर में? तो प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करने के लिए, प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण की विधि नहीं है? इंडक्शन मोटर की गति के नियंत्रण को विधि नहीं है। स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण, ये नहीं है। स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं है। जबकि आपका है कौन सा? स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण, स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण, आवृत्ति नियंत्रण, ये है। मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ज 3 फेज प्रेरण मोटर का 1425 आरपीएम पर चल रहे थे। इस मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी? किसकी आवृत्ति पूछिए आपसे? रोटर धारा की आवृत्ति। अब देखिए आपको पता होगा एनएस सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? 120 इंटू एफ बाई पी होता है। अब देखिए 120 इंटू एफ का वैल्यू 50 है, अब पी का वैल्यू आपका कितना है? 4 है। 4 तिया 12, 30 होगा, 3 5 15, 1500 आरपीएम आ जाएगा इसका। आरपीएम आ गया 1500, ठीक है। अब देखिए एस 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 इक्वल टू क्या होता है? एन एस माइनस एन आर बाई क्या होता है? एन एस, ठीक है। तो अब देखिए 1500 माइनस 1400 कितना है? 25 बाई 1500, ऐसे कीजिएगा तो 1500 माइनस 1425, तो ये आपका आएगा कितना? 75 बाई 1500, गुने आप कर दीजिए, परसेंटेज निकाला है तो 100, तो 100 गुना करेंगे तो 75 बाय 1500 गुने 100 करेंगे तो 100 से 15 5 75, 5% हो जाएगा। 5% निकला आपका, 5% निकल गया। अब एफ आर जो होता है, एफ आर जो होता है आपका, जो निकालने के लिए मोटर धारा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी रोटर का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो एफ इंटू एस होता है। तो एफ इंटू एस होता है तो 50 इंटू एस कितना है? 5%, तो 5% का वैल्यू 100 से कर देंगे तो 50 दूना 100, तो 2.5, 2.5 कहाँ है? ये देखिए ए में 2.5 है। स्वतः आरंभ होने वाले एक तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? एक अमंदक कुंडली, आमतौर पर डैम्पर, मतलब स्वतः आरंभ होने वाली एक तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए एक अमंदक कुंडली डैम्पर का प्रयोग किया जा सकता है। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर, एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सामान्य तौर पर क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पहाड़ी इलाकों में। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर पहाड़ी इलाके में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता, ठीक है। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए क्या कहा है कि 400 mH कॉइल L1 L2 के कपलिंग के गुणांक कितना है? 0.3 के बराबर है, तो उसके बीच म्यूचुअल इंडक्शन M का मान कितना होगा? M का मान निकालने के लिए कह रहा है। कपलिंग गुणांक को K से डिनोट करते हैं, ये 0.3 है, ठीक है। आपको L1 कितना दिया है? 400, ठीक है। L1 आपको 400 दिया है। L1 के अलावा आपका L2 भी 400 mH ही होगा, L2 भी आपको 400 mH ही होगा, दोनों सेम लेना पड़ेगा, कपलिंग है तो 400। अब देखिए आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है M इक्वल टू के, ये L1 इंटू L2 होता है, ठीक है। तो 0.3 इंटू, अब 400 गुने 400, तो 400 का कितना निकलेगा? 20 हम कितना? 400 आ जाएगा। 400 दिया 1200, 1200 पर जब ये 1200 करेंगे तो एक जीरो हटेगा तो कितना होगा? 120 हो जाएगा। 120 कौन सा है आपका? ए नंबर, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी कैपेसिटर के हाइड्रोक्लोरिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर किसी कैपेसिटर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक को एक सुचालक से बदल दिया तो प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।